नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में आज बात करेंगे रेप करने वाले बाबा की, जिसने कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर बात होगी माधोपुर के उस महापापी की, जिसकी तलाश अभी भी पुलिस को है। वहीं हाथरस के निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ मरुधरा में भी आवाज उठने लगी है। साथ ही बात करेंगे नशे पर नकेल की। वहीं आपको बताएंगे कैसे राज्य सरकार ने महिलाओं को शक्ति दी है। आखिर में आपको दिखाएंगे कलाकारों का दर्द। 3 विदेशी महिला से रेप मामले में जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में जानकर पुलिस भी हैरान है। आप भी जब उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी कहेंगे, अरे बाबा रे बाबा। ई कॉमर्स का धंधा, दिल्ली में 3 विदेशी महिलाओं से संपर्क, जयपुर में बुलाकर रेप और मुंबई से गिरफ्तारी। ये पूरी कहानी है इस शख्स की। पुलिस के साथ चल रहे इस शख्स को देखिए। चाल ढाल इसकी सीरत बताने के लिए काफी है। पहनावा और कपड़े देखकर आप सही पकड़ रहे हैं। जी हाँ, ये अपने आप को बाबा ही कहता है, लेकिन इसकी करतूत पापियों वाली है। पुलिस के अनुसार इसने जयपुर में 3 महिलाओं का रेप किया है। पुलिस के अनुसार ये सीरियल रेपिस्ट है। पुलिस के अनुसार ये 12 भाषाओं का जानकार है। बाबा की शक्ल सूरत वाले इस शख्स को देखकर कोई नहीं कच्चा खा सकता है, लेकिन दिल्ली घूमने आई 3 विदेशी महिला तो इसकी बातों में फंस गई और इसके बुलावे पर जयपुर भी पहुंच गई। और फिर इस शख्स ने मौके का फायदा उठाया और तीनों के साथ बारी बारी से सदर बाजार इलाके के होटल में रेप किया। एक युवती है जो कि पुर्तगाल की रहने वाली है, उसके साथ रेप किया है। हमारे पास एफआईआर आई और हमने उसको दर्ज किया और दर्ज करने के बाद में आरोपी को हमने तलाश किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद में हमें पता लगा कि उसने न केवल हमारे यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अलावा विधायकपुरी थाना इलाके में भी एक युवती के साथ उसी युवक ने रेप किया है और उसकी भी एफआईआर बिना नंबरी करोल बाग दिल्ली के अंदर दर्ज हुई। और एक करोल बाग दिल्ली के अंदर ही एक वहाँ किसी होटल के अंदर किसी अन्य युवती के साथ रेप करने का प्रकरण भी वहाँ दर्ज हुआ। ये तथाकथित बाबा अपने फन में माहिर यूं ही नहीं है। पुलिस के अनुसार ये शख्स 12 से अधिक भाषाओं का जानकार है, जिसके सहारे ये अपने शिकार को फंसाता है और फिर रेप करता है। अब जरा इस तथाकथित बाबा के बारे में भी जान लीजिए। नाम रूपन चटर्जी, निवासी कोलकाता, धंधा ई कॉमर्स। पुलिस के मुताबिक पीड़ित विदेशी युवतियों ने दिल्ली लौटकर 17 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिर दिल्ली पुलिस ने 0 नंबर एफआईआर काटकर जयपुर के सदर थाने भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे मुंबई से गिरफ्तार किया। उसने जबकि फेक आईडी वगैरह यूज कर रखे थे, फिर भी हमारी टीम ने उसको तलाश किया और मुंबई से उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में हम थाने पे लाए और उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी रूपन चटर्जी के खिलाफ इससे पहले भी जयपुर के विधायकपुर और दिल्ली करोल बाग थाने में विदेशी महिलाओं से दुष्कर्म के 2 मामले दर्ज हैं। अभी तक पूछताछ में आरोपी ने जो कुछ बताया है, उसके अनुसार ये कोलकाता के अलावा कहीं स्थायी तौर पर नहीं टिकता था। ये होटल लॉज में रहता था और अपना काम कर दूसरे शहर निकल जाता था। न्यूज 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, क्या है पूरी कुंडली इस बाबा की? देखिए, ये बड़ा हाईटेक बाबा है और अपने आप को ये बंगाली बाबा बताता है, क्योंकि कलकत्ता का रहने वाला है। ये 12 भाषाओं का जानकार भी बताया जाता है। पुलिस भी इसको जब पकड़ने में लगी तो पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इसने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन, उससे ज्यादा सिमें और इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि पुलिस को इसको ट्रेस करने में काफी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। जब इसे पता लगा कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस इसको ढूंढ रही है, तो ये पुलिस के थाने के सामने से नजदीक के होटल में रह रहा था, लेकिन पुलिस इसको नहीं ढूंढ पाई। अंत पर्यंत पुलिस ने हाईटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तकनीक का उपयोग किया और इसको ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की और महिलाओं ने इसे पहचान लिया। तीनों जो महिलाएं हैं, ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली है, अलग अलग देशों की रहने वाली है। अलग अलग काम से ये महिलाएं जो है वो भारत आई थी, लेकिन उसी बीच में इस बाबा से संपर्क हुआ। बड़ा बिजनेस माइंडेड बाबा है
और पूरी तरह से पैसे ऐंठने का जो काम जो हो सकता है वो काम ये करता था। जयपुर के अंदर कई होटलों के अंदर ये रहा हुआ है, लग्जरी होटल्स के अंदर रहना इसे बड़ा पसंद था और टेक्नोलॉजी का बड़ा जानकारी बाबा है। मोबाइल सिम की बात करें या और ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, जब हम लोग इस कवरेज के लिए गए तब भी हमसे ये कई भाषाओं में 2-3 तरह की भाषाओं में इसने हमसे बात करने की कोशिश की। यानी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 से ज्यादा भाषाओं का ये जानकार है और कई देशों के लोग जो हैं वो इसे, उनके पास ये जो अजीबो तरह की बंगाली जो काला जादू का, बंगाल का जो काला जादू कहा जाता है, उस तरह की सलाहें ये लोगों को देता था और उनसे बड़ा मोटा पैसा जो है ये ऐंठता था। और इन भाषाओं के साथ साथ जानकारी का ये फायदा इस तरह से उठाता था कि जो आने जाने वाले जो पर्यटक थे उन्हें रेलवे स्टेशन के आसपास की होटलों में लेकर के वहां पर उनके पैसों से रुकता था, भोजन पानी का इंतजाम वो उनके पैसों से करता था और शराब का शौकीन भी इस बाबा को बताया जा रहा है। फिलहाल इस बाबा से लगातार पूछताछ की जा रही, कोर्ट में इसे पेश किया गया है। लवली, एक चीज और, क्या ये सारी चीजें ये खुद करता था या इसने कोई गैंग भी बनाया हुआ है? पूछताछ में कुछ चीजें निकली हैं। देखिए, अभी इसके कई चेले और भी बताया जा रहे हैं कि जो इसके संपर्क में थे, इसके चेले हैं जो भाग चुके हैं जयपुर से, इधर उधर आउट में हैं, लेकिन उनको पुलिस लगातार ट्रैक कर रही है। इसलिए पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगा है। पुलिस को कोर्ट से रिमांड मिलता है तो पुलिस इसके खिलाफ जो और जो लोग इस गैंग के अंदर शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी। फिलहाल जिन महिलाओं के साथ में ये सब कुछ हुआ उनके बयान अभी एक बार और होना बाकी, उन महिलाओं को बुलाया जाएगा उनके देशों से। उनको आज पुलिस ने नोटिस भेज दिया है पूछताछ के लिए और बयान देने के लिए। 164 के बयान होंगे, उसके बाद में हो सकता है और कई बड़े खुलासे हों। लेकिन कुल मिलाकर के बात है कि बाबाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह का आडंबर ये लोग रचते हैं उसका खुलासा जो है जब होता है तो जो असली भक्त होते उन्हें भी इस बात की ठेस पहुंचती। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को खोल करके रख दिया है तकनीक के सहारे से। अगर तकनीक नहीं होती तो शायद इस बाबा को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि सदर थाने के नजदीक की होटलों में ये रह रहा था, पुलिस की नाक के नीचे रह रहा था और सारी घटना को अंजाम देता रहा। लेकिन पुलिस को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगी क्योंकि तकनीक का जानकार था। और व्हाट्सएप पे इसने अपना स्टेटस भी लगा रखा है, बंगाली बाबा सुख दुख के तमाम तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको ये सुलझाने का दावा करता है। और इतना ही नहीं, ये कई लोगों को इसने तैयार कर रखा है बंगाल के और कई लोगों को जो इसकी बात को लेकर के विश्वास जताते थे लोगों में। बिल्कुल लवली, देखिए 12 भाषाओं का जानकार, ई कॉमर्स का माहिर, अपने टैलेंट को कैसे इसने वेस्ट किया है ये खबर बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से यह बड़ी खबर है जहां पर 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप किया गया है। बहला फुसला कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोटा, जयपुर, अजमेर तक इसे ले जाया गया है। पीड़ितों को आरोपियों की ओर से धमकी भी दी जा रही है। मां बाप को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिजनों ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। तो 12 से यह बड़ी खबर है, आपको बता दें 2 मासूम नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले पर कुछ भी फिलहाल बोलने से बच रही है। मतलब जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर है ना वो जैसे खाना वो जहाँ जाते थे ना वो दो ही जाते थे और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था क्या करते थे क्या नहीं करते, ऐसे पता नहीं। और मैं जानती हूँ उनको कौन है। तो सुबह उठा मैं 5 बजे, तो लड़की कमरे में नहीं थी चाय बनाने के लिए। आवाज़ लगाई तो कुंडी भी बजाई तो नहीं। फिर मेरे बड़े लड़के से बोला मैंने, उनकी लड़कियाँ किधर गई, तो इधर उधर देखा। फिर 6 बजे में महिला थाने में गया रिपोर्ट कराने, तो वहाँ बहुत देर में हमारी सुनाई करी। 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद कार्रवाई करी। उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है और तफ्तीश चल रही है। जो भी साक्ष्य आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो विपिन तिवारी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, पुलिस का यह कहना है कि अनुसंधान जारी है, अनुसंधान पहुंचा कहां तक है ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, पुलिस बस अनुसंधान जारी है जो पुलिस का कहना है मामले में। लेकिन अभिषेक मैं बताना चाहूंगा, जिन आरोप जो हैं पुलिस पर वो ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जो लड़कियों के पिता है जो फरियादी हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है पुलिस पर। जब लड़कियों को पुलिस दस्तयाब करके लाई थी, उसके साथ ही 2 लड़कों को भी पुलिस कोटा से दस्तयाब करके लाई थी, लेकिन उन 2 लड़कों को पुलिस ने बिना गिरफ्तार करे छोड़ दिया है।
तो जाहिर सी बात है अनुसंधान पुलिस कह रही है कहाँ तक है, लेकिन गंभीर ये हो जाता है कि आरोपियों को आखिर अगर सच है तो क्यों छोड़ा गया, और ये पुलिस के सामने अभी बड़ा सवाल उठता दिख रहा है अभिषेक। और पुलिस से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इस मामले पर बिल्कुल टालमटोल है, बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है। कुछ मामला सिर्फ अनुसंधान तक अटकाया जा रहा है, हकीकत जो है इस मामले में वो और खुलकर आ सकती है सामने। फिलहाल ये मामला जो है वो बड़े अधिकारियों के पास गया है, अब वो इस मामले में और अपने हिसाब से दिखवाने की बात अभी फिलहाल कह रहे हैं। अभिषेक, तो दोनों जो नाबालिग बहनें हैं, क्या उनका मेडिकल वगैरह करवाया गया है अभी, या ये सिर्फ मामला लटका हुआ है? नहीं, बिल्कुल जब ये लड़कियां दस्तयाब होकर आई थी उनके बाद जो है CWC मतलब जो बाल कल्याण समिति उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था इन दोनों लड़कियों को। यहाँ पर इन दोनों लड़कियों के बयान भी हुए हैं। उसके बाद इन दोनों लड़कियों को वन स्टॉप सेंटर जो सखी केंद्र है संचालित किए गए वहां पर भेजा गया है। इसी मामले में कहना है कि आखिर इनको तो सखी केंद्र भेज दिया गया, वहां पर मेडिकल हुआ, इनकी टेस्टिंग भी हुई, और लेकिन जो लड़के हैं इन लड़कियों को उल्टा मतलब सखी केंद्र भेजा गया, लेकिन जो लड़के थे जो आरोपी थे आखिर उन्हें वो छोड़ कहाँ दिया गया है। यानी पुलिस पुलिस की कार्यशैली पर यहां पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विपिन इन तमाम जानकारियों के लिए। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करवाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नाबालिग के यौन शोषण मामले में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा है। न सत्ता पक्ष न विपक्ष कोई सामने नहीं आ रहा। बहुत हल्ला मचने के बाद बीजेपी की ओर से एक सनियत सा जवाब आया। ये कृत्य निंदनीय है और जांच के बाद अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इंटरनेट कृत्य निंदनीय है। अपराधी कोई भी हो उसकी पूरी जांच होकर कानून का जो भी सम्मत दंड वो मिलना चाहिए। सेक्स स्कैंडल के छींटे कांग्रेस के दामन पर भी पड़े। मामले की एक फरार आरोपी पूजा उर्फ पूनम चौधरी कांग्रेस महिला सेवा दल की अध्यक्ष निकली। कांग्रेस जहां कुछ बोलने से बच रही है, वहीं बीजेपी सुनीता वर्मा के साथ अपने संबंधों पर पछतावे की भूमिका में है। हमको तो उल्टा ये लग रहा था कि ये गरीब महिलाओं की डायरी बनाती है, श्रम विभाग की मदद करती है, तो हम तो अच्छे करता देख रहे थे, पर उसकी आड़ में ये धंधा पनप गया, ये हमारे बड़ी चिंता की। 22 सितंबर को नाबालिग के परिजनों ने सवाई माधोपुर के महिला थाने में अपनी बेटी से देह व्यापार कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस सुनीता वर्मा, हीरा लाल, जिला उद्योग केंद्र के एक लिपिक संदीप शर्मा और कलेक्ट्रेट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवराम मीणा को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है और न आधिकारिक रूप से पुलिस ये बता पाई है कि लड़की का कितने स्थान पर देह शोषण हुआ और न ही कि उसके कौन कौन गुनहगार थे। इसी तरह इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि इस गैंग में कौन कौन लोग शामिल थे और किस किस शहर में गिरोह के तार जुड़े हैं। ऐसे तमाम सवाल पुलिस का पीछा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जांच का जुमला उछाल रही है। वर्मा और हीरालाल मीणा ये दोनों साथी हैं, इनसे अभी और इंट्रोगेशन किया जा रहा है। आज न्यायालय पेश किया गया है और उनका पुलिस से अभिरक्षा प्राप्त की गई है। ऐसे में अब चुप्पी साधे बैठे नेताओं से नाउम्मीद आम आदमी मामले की जांच एसओजी से करवाने की उम्मीद लगा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से जुड़ गए हैं। गिरिराज, अब मामला जिस तरीके से अगर कहें तो हाई प्रोफाइल धीरे धीरे होता जा रहा है, पुलिस जो काम कर रही है, जो वर्क कर रही है इस केस को लेकर के, वो कहां तक पहुंची है? जी, निश्चित रूप से अभिषेक आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, क्योंकि अब ये जो मामला है वो पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल हो गया है और पुलिस जो है वो लगातार बेहद ही गंभीरता के साथ में और बेहद गहनता के साथ में ये अनुसंधान कर रही है। इस मामले के अंदर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी का भी बयान आया था। खुद वे इस सारे मामले की बेहद गंभीरता से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देशन में लगातार ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और अनुसंधान अधिकारी हैं ओम प्रकाश सोलंकी, वे लगातार इस
मामले को लगातार देख रहे हैं। और आप जैसा कि देख चुके हैं, अब तक जो 4 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके अंदर जो पूर्व महिला अध्यक्ष रही हैं सुनीता वर्मा, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके जो सहयोगी हैं हीरालाल, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जो सरकारी कार्मिक रहे हैं, जिला उद्योग केंद्र के जो लिपिक रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर जो काम कर रहा था शोराम मीना, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इन लोगों को जो आरोपी हैं इन्हें न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर 3 अक्टूबर तक के लिए सुनीता वर्मा और उसके जो साथी हैं हीरालाल, उनको पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। इसके अलावा जो आरोपी हैं शोराम मीना, उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। फिलहाल इस सारे मामले में बेहद गंभीरता के साथ पुलिस जांच कर रही है और लगातार एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात यूपी के हाथरस में हुए पीड़िता के साथ दुष्कर्म की, जिसके खिलाफ अब मरुधरा में भी आवाज इंसाफ के लिए उठने लगी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज ने रोष मार्च निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं 12 युवा कांग्रेस और वाल्मीकि समाज ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की। उधर जोधपुर कलेक्ट्रेट पर भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और भरतपुर में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। हाथरस की निर्भया के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग भीम आर्मी ने की और इसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया। भरतपुर की खबर है, जहां डीग इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़िता का परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय के सामने धरना दिया और न्याय की मांग की। तो आईजी कार्यालय के सामने धरने पर यह सभी पीड़ित परिवार बैठे हुए, मांग है कि जल्द से जल्द नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उनके आरोपियों को सजा दी जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीएम के बड़े फैसले। इस न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा की महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए गहलोत सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए। अब पीडीएस के आउटलेट्स आवंटन में महिलाओं को 30% का कोटा मिलेगा, तो शादी के लिए गरीब परिवार की बेटियों को अब ज्यादा सहयोग राशि मिलेगी। मरुधरा में शक्ति को ताकत, पीडीएस आउटलेट्स में 30% महिला कोटा, शादी पर गरीब बेटियों को 21,000 का गिफ्ट। मरुधरा में महिलाओं के लिए गहलोत सरकार की ओर से सौगातों की बारिश हुई। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश की महिलाओं के लिए गहलोत सरकार की ये मुहिम बेहद कारगर साबित हो सकती है। इस फैसले के मुताबिक अब प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस आउटलेट्स आवंटन मामले में महिलाओं को 30% कोटा मिलेगा। यानी जिला स्तर पर पीडीएस आउटलेट्स आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी मिल गई है। अब खाद्य विभाग के आधिकारिक आदेश के बाद नए आउटलेट्स में 30% महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। पंचायत में महिला आरक्षण के बाद अब महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक और कदम है। वहीं गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सरकार की ओर से कन्या राशि के तौर पर मदद को बढ़ा दिया गया है।
सीएम गहलोत ने सहयोग उपहार योजना के लिए 11 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है, जिससे गरीब परिवारों की और ज्यादा बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक मदद मिल सकेगी। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 21 से 31 हजार की सहायता दी जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सहयोग उपहार योजना चलाता है। इस योजना में बेटी के विवाह पर पात्रता रखने वाले जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जरूरतमंद परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण इस मद में बजट की कमी महसूस की जा रही थी, जिस पर गंभीरता से विचार करने के बाद गहलोत सरकार ने ये फैसला लिया। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, निगम चुनाव टलवाने की कवायद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है। गहलोत सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। 31 अक्टूबर के बाद चुनाव की मांग की जाएगी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बयान दिया है कि अगर राहत नहीं मिलती है सुप्रीम कोर्ट से तो पार्टी संगठन चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन हमारा और विपक्ष के दलों का भी यह मानना है कि कोरोना के चलते निगम चुनाव टाले जाएं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है सरकार। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और जो बड़ी जानकारी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। तो निगम चुनाव को टालने की कवायद लगातार सरकार की तरफ से अब की जा रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों की सिटी स्कैन जांच के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आज HR सिटी स्कैन जांच शुल्क के संबंध में आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के अनुसार नॉन NABH और NABL लैब में HR सिटी स्कैन जांच के लिए निर्धारित शुल्क 1700 रुपए होंगे और NABH और NABL लैब में HR सिटी स्कैन जांच के लिए यह शुल्क 1955 रुपए निर्धारित किया गया है। HR सिटी स्कैन जांच की निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती के नॉन सिटिंग होने के चलते मामले को कल तक के लिए टाल दिया गया। मामला टलने के वजह से अभिभावकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल सिंगल जज के फैसले के मुताबिक आज फीस की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है। फीस जमा नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर सकते हैं। पर राजस्थान हाईकोर्ट की आज सुनवाई टल दी गई है। आज जो होने वाली सुनवाई थी वो कल के ऊपर टाल दी गई है। अब कल होगी इस विषय के ऊपर सुनवाई। जब से स्कूल फीस के ऊपर सुनवाई टली है उनमें असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि वो फीस कैसे जमा करवाए, क्योंकि आज जो 7 तारीख को एकल पीठ ने जो आदेश दिया था उस पीठ के आदेश के अनुसार आज पहली किस्त की अंतिम दिनांक है। तो आज स्कूलों द्वारा अभिभावकों को लगातार फोन, क्योंकि पहले भी आ रहे थे, आज अंतिम डेट है तो इसलिए अब ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास फोन आने लग गया। उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात बाबरी केस में बड़े फैसले की।